नमस्कार, स्वागत है आपका रूबरू विद केस चैनल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 भर्ती आरएस की भर्ती का रिजल्ट आना और इसमें 53वीं रैंक के साथ में सिलेक्शन होना। हमारे साथ जो नए मेहमान जुड़े हैं, नाम है नीतू राठौर। नीतू जी, आपको 53वीं रैंक के लिए ढेर सारी बधाइयां और आपको शुभकामनाएं। नीतू जी, आपने आरएस की तैयारी करनी कब स्टार्ट? मैंने स्कूल छोड़ा था जी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे सिविल की तैयारी करनी है और भारत सेवा संस्थान का नाम बहुत सुना था और उस समय बहुत सारे लोग IRS और IAS में निकले थे। वहाँ मैंने 2012 में लास्ट 2012 के लास्ट में भारत सेवा संस्थान तब से आपको लगा कि मुझे आरएस की तैयारी के पर्पज से गए थे भारत सेवा संस्थान? उसी पर्पज से गए। और इस आरएस भर्ती का पूरा क्रेडिट किसको देना चाहिए? पूरा एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, एक व्यक्ति एक संस्थान नहीं जी, क्योंकि बहुत साल तक ये चीज चली तो लगता है कि शायद वो जुनून ही था जो इसका क्रेडिट ले गया। जी। बाकी पेरेंट्स तो हैं, पेरेंट्स भाई है, दोनों सिस्टर्स हैं, उनका तो बहुत सपोर्ट रहा। बिल्कुल। साथ में संस्थान में जो प्रताप सिंह जी सर थे और अभी जो इन दोनों का तो योगदान पूरा रहा है। अभी जब लास्ट में मैंने भारतीय आश्रम ज्वाइन किया था सूरतगढ़ भाटिया आश्रम की यहाँ की जो ब्रांच है आपने? जी बिल्कुल। तो इसमें वीरेंद्र सिंह जी सर थे, जो वीरेंद्र सिंह प्रवीण भाटिया का है वो, लेकिन यहाँ पे वीरेंद्र सिंह जी यूज करते हैं तो वो उनके और बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे। तो नाम तो शायद मैं हर एक इंसान में, हर एक फ्रेंड में अपनी तरफ से सब तरीके से एक का नाम लेना संभव नहीं। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए और आपकी एजुकेशन कहाँ से, 10th 12th और ग्रेजुएशन? मेरा नाम नीतू राठौर है। मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग में केवी से हुई क्योंकि पहले पापा एयरफोर्स में थे और उसके बाद 11th 12th बादल सिंह सुगन कमर से। ग्रेजुएशन KN कॉलेज से एंड पोस्ट ग्रेजुएशन न्यू कैंपस से हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हुई। उसके बाद स्ट्रगल चलता रहा। स्ट्रगल काफी लंबा चला। सबसे पहले जॉइनिंग आपकी नौकरी कौन सी थी? सबसे पहले ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया था, नोबल इंटरनेशनल, वो था। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि BEd करने को वो छोड़ दिया। BEd करने के बाद महावीर पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे जॉब की। फिर लगा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए नहीं, वहाँ पे भी काफ़ी 4 साल तक वहाँ हुई। फिर वो छोड़ के भारत सेवा संस्थान गई और वहाँ से आज तक का जो सफरनामा आपका है? 2013 में फॉर्म भरा था। 2013 में 3 वैकेंसी, 3 और 4 वैकेंसी में एक साथ हुआ था, लेकिन हुआ 15 में। थर्ड ग्रेड जो टीचर्स हैं, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और RS, इन तीनों को लिखा था। उसके बाद में आपको कब लगा कि अब मुझे RS के लिए ही पर्टिकुलर तैयारी करनी, टीचिंग फील्ड के साइड में रहता सिर्फ RS करता? एक्चुअली मैंने अगर यूँ करें तो मैंने असली में टीचिंग वाला तैयारी ढंग से किया ही नहीं। अच्छा। हमेशा फोकस RS पे ही रहा। इसकी वजह से मेरा लेक्चरर में इंटरव्यू हो गया क्योंकि GK बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था और इंग्लिश में मैंने पहले से पढ़ा रखा था तो इंग्लिश का एक्सपीरियंस। आपकी इंग्लिश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये किस काम बात में सुनाएंगे? तो इंग्लिश तो सबसे अच्छा था और GK अच्छा हो गया था, तो ये दोनों चीज़ एक एक्स्ट्रा वगैरह जो होता है बोनाजा मिल गया, तो इसकी वजह से मेरा तीनों में एक साथ मिला। RS में इस भर्ती में आपका इंटरव्यू में बोर्ड किसका था? उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए वो हमारे दर्शकों? जसवंत राठी सर का बोर्ड था जी। और मोस्टली इंग्लिश लिटरेचर से सवाल पूछे गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा लिटरेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं बहुत पढ़ती हूँ, बुक्स बहुत सारी पढ़ी हूँ और साथ में जोधपुर के क्वेश्चन थे और कुछ मेरा डिपार्टमेंट जो अभी फेल टेस्ट है, जो अभी GST हो गया, उसके क्वेश्चन। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में ये RS भर्ती पिछली उसमें सिलेक्शन है। कौन से रैंक की आपकी? पिछले 313 क्या पोस्ट मिली थी आपको? अभी आप JCP कहाँ पोस्टेड हैं? स्पेशल सर्किल 1 जोधपुर में सर। उससे पहले स्कूल एक्सेस फर्स्ट कहाँ सर्विस किया? माधविया में थी 2 साल पहले। 2 साल। और इस बार आपका RS प्रॉपर में हो गया SDM बनने वाला। अभी हाल ही में 2021 में RS की नई भर्ती है 981 पदों के लिए। उन युवाओं को आप प्रेरणा दीजिए कि कैसे उनको तैयारी करनी, क्योंकि एक बहुत लंबा समय निकालना पड़ता है RS के लिए। एक भर्ती 2 भर्ती में नहीं होता। फर्स्ट टाइम काफी तैयारी करने वाले होते हैं, हो जाता है कि इनकी रैंक नहीं होती, उनके लिए आप कैसे तैयारी करें वो बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक आपको पेशेंस बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें,
क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे तो आपने जो इतने साल से तैयारी की और इतने टाइम उसको एकदम जुनून की तरह लेके रखा तो उसका पूरा ही वॉश आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप पेशेंस करते हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा होता है। 2018 की वैकेंसी आप देखिए 21 में पूरी हुई, तो इतने साल तक पेशेंस बनाए रखना और छोड़ना नहीं उस चीज़ को, वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। जो छोड़ेगा नहीं वो तो पाएगा। अगर आपने एक बार भी गिव अप कर लिया या छोड़ दिया या रुक गए तो आप नहीं पाएंगे। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए उनका जो जवाब दिया आपने, जिस बेबाकी से जवाब दिए वो हमारे पास हो गया। मेरा मोस्टली जसवंत राठी सर का बोर्ड था, तो मोस्टली लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछे थे। स्टार्टिंग जरूर मेरी हुई कि आपसे कहाँ से हैं, कौन से उससे हैं। सबसे पहले यही था कि आप राजस्थान से बाहर के क्या, क्योंकि मेरा लैंग्वेज शायद उनको उससे लगा होगा कि शायद राजस्थान के बाहर के। उसके बाद एक जो एक्सपर्ट थे उनने लिटरेचर पे क्वेश्चन शुरू किया। उन्होंने कहा आपने एमए इंग्लिश में किया? हाँ। तो वहाँ से उन्होंने लिटरेचर के क्वेश्चन स्टार्ट किए। सबसे पहले उनने जॉर्ज ऑरवेल से पूछा। उसके दोनों नॉवेल्स मैंने पढ़े थे, 1984 और एनिमल फार्म, वो दोनों मैंने पढ़े थे, तो उससे मैंने बता दिया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि 84 भी पढ़ा हुआ है। उनका हाँ। तो फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछे तो वो मैंने बता दिया। फिर दूसरे एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला आपने किपलिंग के बारे में सुना है? उनका बिल्कुल सर सुना है, इसकी बहुत अच्छी पोएम है, बुक है, किम है, जंगल बुक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं इनकी एक बहुत फेमस पोएम है जो उस पर कुछ ऐसा चर्चा है, जैसे फिर वाइट मैन बोले इस पर क्या चर्चा है। फिर मैंने उनको बताया कि इस पे ये जो है रेसिस्ट पोएम है, कि हम रेसिस्ट हैं, हम इंडियन हैं तो हमारे लिए ऐसा बोला जाता है। मैंने कहा हाँ से बोला जाता है, तो इस पर क्या अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने बताया कि लंदन स्कूल जो है वहाँ पे इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ये रेसिस्ट पोएम है। मैंने बोला और कोई पोएम है? कहा सर एक पोएम है जो मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप सुनाना चाहेंगी? मैंने कहा हाँ सर। फिर मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि चलिए सुनाइए। तो मैं वेट किया कि मैंने कहा कौन सा स्टैंडर सुनाऊँ, क्योंकि 2-3 से 4 स्टैंडर है दोनों और सब मुझे याद थे। तो मैंने कहा सर थोड़ा मैं रुकी। तो जैसे ही रुके तो उनको लगा शायद ये भूल गई, तो उन्होंने दूसरे क्वेश्चन पुटअप करने शुरू कर दिया। फिर किपलिंग के बारे में और क्वेश्चन हुए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा कि सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम कहाँ का है। तो मैंने बताया कि जापान और जर्मनी का है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप गलत बता रही हैं। तो मैंने कहा सर सही बताइए, सर सही जवाब बताइए। आपने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया? बिल्कुल। क्या बात है, क्या तो उन्होंने बोला कि फिनलैंड का है। तो मैंने सर फिनलैंड का कैसे, आप प्लीज उसको मुझे एक्सप्लेन करिए। तो आप एक्सप्लेन कीजिए वापस। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है चलो ये लड़की जो अलग से पूछ रही है। तो उन्होंने वो 5 मिनट उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि फिनलैंड का क्यों अच्छा है, यहाँ से एलिमेंट्री का अच्छा है और यहाँ से जो टीचर्स हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फिर मुझे याद आ गया कि मेरे एक पोएम में जो भी बुक में से पूछी थी और मैंने सुनाई नहीं। तो मैंने बोला सर आपको वो सब पोएम सुनानी है मुझे। तो उन्होंने कहा अरे वो थोड़ी देर बाद सुना ना, रुको अभी और क्वेश्चन पूछने हैं तुमसे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उनने और जॉर्ज ऑरवेल और इन सब से आए, हैमलेट से आए, ट्रेजेडी जो है। उन्होंने बोला आपको बहुत महान एक राइटर है इंग्लिश का, बहुत ही महान है जो कि सबसे फेमस है, उसका नाम बताओ। तो एक ही फेमस है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर। उन्होंने बोला इसके सारे ड्रामा, ट्रेजेडी कॉमेडी ये सारे बताए, एंडिंग हैप्पी एंडिंग। तो मैंने जितने भी ड्रामा थे क्योंकि मैंने पढ़े थे तो वो सारे मैंने उनको बोल दिए। तो उनने मेरा एक वर्ड पकड़ लिया हैमलेट। तो उन्होंने बोला हैमलेट का एक फेमस डायलॉग है वो सुनो। मैंने कहा सर टू बी एंड नॉट टू बी, एक्सप्लेन करो इसको। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया एंड ही सेड कि ये कौन से एक्ट, कौन सा सीन उसका था। एक्ट मैंने बता दिया उनको कि एक्ट सेकंड था और ये कौन सा सीन था। बट ही सेड कि नहीं इसको और बढ़िया एक्सप्लेन करो क्या करने वाला था। उसके बाद उसने बोला कि टू बी और नॉट टू बी। तो मैंने तो वेल के पास खड़ा था। फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करने लगे, अरे मैं बताऊँ वो तो है ना एक वेल के पास खड़ा था, सुसाइड करने की सोच रहा था। फिर उसने सोचा मरूँ कि नहीं मरूँ, और फिर से उन्होंने सिर्फ 5 मिनट करना एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से। तो मैंने कहा अच्छा सर, मैंने थैंक यू बोला उनको। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये बताइए कि आपने हैमलेट और ये सारा चीज़ पढ़ा है तो आप मतलब बेहतरीन मानते हैं इनको? मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो और भी कुछ पढ़ा है? तो मैंने खालिद हुसैन और ये सारे नॉवल भी पढ़े थे अफगानिस्तान के। तो आई थॉट कि इंटरनेशनल रिलेशन को भी थोड़ा बहुत चलेगा, बट उन्हें वो तक पूछा नहीं। खालिद हुसैन 1000 स्टैंडर्ड सन और द माउंटेन इन कोड, टाइप रनर, ये सारे पढ़े। देन आई रिमेम्बर अगेन
सर वही सर थे, तो मैंने पूछा सर मैं एक पोएम सुनाना चाहूँगी। तो एक बड़ा सा लाफ्टर पूरे हॉल में था, उस रूम में हंसने लगे सर, कह रहे थे आप आराम से पूछेंगे। ठीक है। फिर जसवंत राठी सर ने पूछा चेयरमैन से, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जोधपुर के बारे में बताइए। मैंने जोधपुर की कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट बताइए जो आप अगर हम आए तो आप हमें घुमाना चाहेंगे। देन मैंने वो मॉन्यूमेंट मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट करना, अमलेट पैलेस एंड फिर सूर्य जी का झालरा एंड ओसिया का बताया। तो उन्होंने बोला कि सूर्य जी का झालरा, आई थॉट कि उससे वाटर कंजर्वेशन से आप कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट उनने उसको स्किप कर दिया। उनको लगा कि ये खुद ही ले जा रही है तो नहीं जानते, क्योंकि पहले से आप इंग्लिश लिटरेचर इतना उनको लेके गए, उनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर लेके चले गए। तो ये सब हुआ। उसके बाद जीएसटी के क्वेश्चन पूछने लगे, क्योंकि मैं शेयर टैक्स हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं और जीएसटी पे इतनी बड़ी बड़ी डिमांड लगा देते हैं, आप उनको हाश करते हैं, उनको परेशान करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी डिमांड। तो अंदर सर हम नहीं करते हैं सर। तो मैंने कहा क्यों, आप तो करते हैं ऐसे डिफॉल्टर को परेशान करते हैं। सर उनके लिए और भी बॉडीज है, टैक्स अपीलेंट है, आप अजमेर में जाइए, हाई कोर्ट है, तो फिर इतना सारा हम न्याय से पहले तुम ही कम कर दो। मैंने कहा सर एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टैक्स की जो भी चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। देन ही सेड कि आपका इंटरव्यू है, ये होता है, आप जा सकते हैं। देन फिर उनको याद है कि अरे आपने बताया था कि आप जोधपुर से हैं और खाने की बात ही नहीं हुई, जोधपुर वाले और खाने की बात नहीं, तो खाने की बात तो मैं बताने लगी। देन ही सेड कि नहीं रुकिए बस दो ही बताइए। तो मैंने कहा मावे की कचौरी और मिर्ची बड़ा। एंड फिर वो सब हंसने लगे और बोला कि ये जो हमारे पास कचौरी है वो नहीं मिलता, नहीं मावे की कचौरी है। एंड फिर उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया आप जाइए। मैं उठी और फिर वापस वो पोएम मेरे दिमाग में कब से ही घूम रही थी। एंड आई सेड कि सर वो पोएम सुना दो एंड फिर वापस वो सारे हंसे। दिस वाज फोर्थ टाइम जब मैंने उनको बोला था कि वापस पोएम सुनाने। सर नहीं कभी और सुनेंगे, आप तो अभी जाइए। एंड मैं वहाँ से निकल रही थी, तो जिन एक्सपर्ट ने मुझे लिटरेचर में इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने बोला कि बहुत ही शानदार बोर्डेड आंसर है, बहुत बड़ी बात के बाद बाहर आ गई। देन यू सेड द फोटोज आपने देखी होगी। आपके आरएस इंटरव्यू में मेंस में कितने नंबर आए? मेरे आरएस इंटरव्यू में 80 मार्क्स हैं और जो मेन थे 400 से 53 रैंक। हाँ। नई भर्ती आ गई है, तो युवा प्री के लिए कैसे तैयारी करें, मेंस के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में बुक्स बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें पढ़नी भी पड़ती, कुछ चीज़ें छोड़नी भी पहले पड़ती है। वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो हमारे युवाओं के लिए जरूरत है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्री। अगर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा नहीं है तो आप उसको साथ में रखिए, लेकिन मेंस की तैयारी पहले करें। मेंस के बाद प्री जब एकदम नज़दीक को 1 महीने की प्री की तैयारी होगी, बाकी सारी मेंस की तैयारी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी ये है कि मिनिमम बुक मैक्सिमम रिविजन। आप जितना कम किताबें इकट्ठी करेंगे उतना ही आपका रिविजन ज़्यादा होगा, उतना ही आप अच्छे मार्क्स। मतलब 10 बुकों को अलग अलग नहीं पढ़ो, एक बुक को 10 बार। जी बिल्कुल। तो बार जितना बार आप पढ़ेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे, वो आपके बहुत आगे तक हेल्प करेगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए विशेष रूप से क्या पढ़ेंगे वो? कई बार पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दूं, पॉलिटिकल को छोड़ दूं, रीजनिंग को छोड़ दूं, क्या एक टॉपिक 2 टॉपिक को छोड़ के क्लियर कर सकता है? छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो ऐसे तो फिर उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से भी आप पढ़ भी सारा देंगे, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ में थोड़े से स्लो डाउन होते हैं, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे, तो वो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए। उसके कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपने भारत सेवा संस्थान में काफी लंबे समय तक वहाँ अध्ययन किया, वहाँ की कुछ बातें बताइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि भारत सेवा संस्थान है, और मैं भी वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। ये बड़ी फख्र की बात है कि साथ में पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज आप एसडीएम बन गए, बड़ी खुशी है, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, बीपीएससी आप फाइट करेंगे। आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास भी आपका। अब खुश है। भारत सेवा संस्थान मैंने तो 2012-13 में ज्वाइन किया था, 12-13 लेकिन 2007 में भारत सेवा संस्थान की नींव रखी थी, जो अभी वर्तमान सीएम है उनके सानिध्य में शुरू हुआ। और इसके प्रताप सिंह जी सर थे,
जो इसका पूरी तरीके से संचालन कर सके। उस समय मैंने जब ज्वाइन किया था तो बहुत कम सीटें थी, पर बुक सारी अवेलेबल थी। केवल 16 सीटें? हाँ 16, हाँ 25-16 इतनी 8 और 8 16। हाँ 16 सीटें थी। और उस समय ये था कि अगर आप बहुत कैपेबल हैं तब तो आप आ सकते हैं, और आपने बीच में छोड़ के चले गए तो आप निकल जाएंगे। आपको आराम से एडमिशन मिल गया? नहीं बिल्कुल नहीं, आराम कैसे से। मिला? सर ने पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछे, 2 घंटे मेरा सर के साथ वो चला था इंटरेक्शन। सर ने बोला तुम वाकई में सिविल की तैयारी करना चाहती हो, क्या समझती हो, इसमें तो बहुत पेशेंस की जरूरत है, क्या तुम्हें वो पेशेंस है? और फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, सृष्टि का निर्माता कौन है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। एंड सृष्टि का कौन निर्माता है, तो सर ने खुद नहीं बोला था, मैंने कहा प्रकृति है, और सर ने बोला स्त्री निर्माता, स्त्री ही सृजनहार है, ऐसे करके तरीके से 2 घंटे तक सर ने बैठा के रखा। फिर कहा जगह तो नहीं है बेटा, कभी और देख लीजिए, ऐसे करके मुझे वहाँ से सुधा। फिर बोला कि ठीक है तुम्हें थर्सडे को आ जाना, गुरुवार को मिलते। नेक्स्ट वीक वापस गुरुवार को मैं गई। गुरुवार को फिर सर मेरे कहा आ गई तुम? हाँ क्या नाम है? पहली बार मुझे नाम भी नहीं पूछा गया। तो मैं तो सर नीतू, तो तुम जानते हो यहाँ से नीतू सिंह IAS में निकली है? सर यही पता, तुम्हें यही नहीं पता? नीतू सिंह सोलंकी है जो भी IAS में निकली है, उसका IRS हुआ है, वो पहले RS भी बनी थी। तो क्या तुम नीतू सिंह बनोगी? तो सर मैं नीतू राठौड़ हूँ, मैं वो बन के बताऊँगी। सर थोड़ा खुश हुए, तो कहते लेकिन बेटा सीट नहीं, तुम सोमवार को आना, ऐसे करके पहले मुझे सोमवार को मैं वापस आऊँ। कब आना चाहती हूँ? मुझे सर अब पहले तो मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं कब आ जाऊँगी? नहीं तुम्हें बैठना पड़ेगा। सर 3 बजे मैं आना, लेकिन 3 बजे आना पड़ेगा, नहीं आई तो फिर मैं निकाल दूँगा, सीट नहीं लेना। फिर मैं 3 बजे वहाँ बैठी, वहाँ सारे अखबार जितने भी अखबार हुआ करते हैं वो सब पढ़े। और स्टार्टिंग से अखबार तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगा कि और मुझे कुछ समझ में आता नहीं था कि क्या पढ़ना है। तो वहाँ जितने भी अखबार, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, पत्रिका, जितने भी बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक्स, जितने भी अखबार जो चलते हैं सिविल के लिए, सारे अखबार वहाँ पे अवेलेबल थे। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं इतने अखबार एक साथ आते हो। नहीं, जोधपुर में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे इतनी अच्छी लेवल पे सुविधा और इतने सारे अखबार, साथ में बुक्स, और पुराने जो भी विद्यार्थी थे वो अपनी बुक्स और नोट्स छोड़ जाते थे, तो उनके नोट्स, आप सोचिए कि IAS स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, कितने ही IAS वहाँ से निकले थे, और उस समय 6 IAS निकले थे। तो गजराज सिंह जी थे, नीतू मैम का तो बताया, और पंकज करके सर थे वो निकले थे, श्री राम विष्णु सर थे वो निकले थे, एक IRS निकले थे, पुखराज, ऐसे मुझे नाम वो निकले थे। इतने सारे लोग निकले थे, उन सब का गाइडेंस, और इतने उनके नोट्स, हाँ उनके नोट्स, उनकी बुक। तो एक वो होता है ना, यहाँ जोधपुर में ऐसा कहीं नहीं था, जयपुर में भी आई थिंक नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, तो ये एकदम गर्व वाला फील था। और वहाँ जितने भी 16 जो आते थे, नवरत्न से कम नहीं थे, वो जितने भी स्टूडेंट थे वो अपने क्षेत्र में धुरंधर, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, और उनको जो नॉलेज था वो काबिल तारीफ था। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता था, मैं उनसे किसी से भी पूछती थी, बड़े बड़े लोग थे जिससे भी पूछती थी, वो सब मुझे इतने एक्सप्लेन करके बताते थे। तो ये शायद ये मेरे सक्सेस का जो नींव थी वो यहाँ से। कहते ना कि नींव मजबूत होती है तो मकान तो मजबूत होना है। भारत निर्माण संस्थान का एक और सबसे बढ़िया चीज़ था कि वहाँ पे जैसे ब्रेक होता था, टी ब्रेक, टी तो हम पीते नहीं थे, कॉफ़ी ब्रेक, रामजन भैया होते थे जो कॉफ़ी ला के देते थे कि हाँ ठीक है तुम कॉफ़ी पियो, टाइम हो चुका है, टाइम कॉफ़ी का टाइम हो गया। और उसके बाद सर आ जाते थे कि अब कॉफ़ी का टाइम हुआ तो अब डिस्कशन शुरू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ये टॉपिक है। तो इसमें हम तो कुछ नहीं बोलते थे, हम नए नए विद्यार्थी थे, बाकी सबका सुनते थे, वो पॉइंट बना के बोलते थे, उससे बहुत सीखने को मिला। उससे लगता था कि अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, बट इतने अच्छे लोग आसपास हैं, तो इससे हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। प्रकाश मुझे सबको प्रणाम करना चाहते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम आज जो कुछ भी हैं आपकी मेहनत की वजह से है, और तो पूरा क्रेडिट जो मैडम है नीतू दीदी पूरा का पूरा आपको दे रही है। उसके बाद में
द ग्रेट कलकत्ता वर्तमान में। उसके बाद नरपत सिंह जी। प्रताप सिंह जी सर के जाने के बाद नरपत सिंह कछवाहा आ गए। नरपत सिंह कछवाहा ने थोड़ा सा लाइब्रेरी की सीटें बढ़ाई। उस समय बहुत ही कम सीटें हुआ करती थी और उसके बाद सीटें बढ़ाई गई तो और बेहतरीन टैलेंटेड बच्चे 32 सीटें तक तो नीचे की थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ाई गई। आरएस के साथ IAS RS के साथ दूसरे सर्विसेज के लिए भी SSC की तैयारी करने के लिए लोगों को कोचिंग तैयारी की टीचर भी आते वहाँ पढ़ाते थे। जो पुराने टीचर्स भी बहुत थे, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, तो आप जैसे मेरे जैसे कुछ लोग पढ़ा देते थे वहाँ जाके, तो वो भी बहुत बेनिफिट था। अब मोस्टली बच्चे वो नहीं थे जो कोचिंग करते थे, वो बच्चे थे जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन बुक्स आपकी फ्री अवेलेबल है वहाँ पे, और वहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल है। 100 नोट्स अगर किसी के बनाए हुए हैं तो बिल्कुल फ्री में वो चीज़। और इसके साथ साथ ये था कि ये बड़े बड़े जो IAS वगैरह थे, ये कभी कभी आ जाते थे, तो ये एक अलग से मोटिवेशन, उनका ऑरा, उनका वो सब देख के अलग से लगता था कि मतलब इन जैसा बनना है, ये बन जाए। और धीरे धीरे मैं जहाँ से देखी हूँ कि 2011 में शायद वो निकले थे 6 IAS में से, उसके बाद से कभी इसका रिकॉर्ड उनका ही नहीं है। हर बार सिलेक्शन, हाँ, हर भर्ती में सिलेक्शन हुई। अभी RJS के लिए भी खोल दिया। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से ये छूटे हो, तो वो सब क्रेडिट भारत के संस्थान को, इतने सारे विद्यार्थियों का भविष्य उन्हें सुधारा है। आप जैसे मेरे जैसे जिनके लिए सिविल सेवा या कोई भी परीक्षा बहुत स्वप्न जैसा था, वो स्वप्न वो हमने पूरा किया। बुक्स वगैरह के नहीं थे पैसे, लेकिन वो सारी बुक्स और वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हुई। इतना अच्छा इन्वायरमेंट, बाद में AC भी लग गया, तो AC, कूलर, ये सारी चीज़ें, इतना सुविधा, इतना कूलर ही था, लेकिन उसके बाद AC लग गया, इतनी सुविधा और कहीं नहीं थी। इसका बेहतरीन अभी लाइब्रेरी का करते पूरे जोधपुर में या बहुत सारी जगह आ गया, लेकिन उस समय यही द बेस्ट था। तो हम बहुत लकी हैं कि हम उसके पास बहुत थैंक यू। पढ़ते रहे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जॉब लगने के बाद हम तैयारी नहीं कर सकते, कोई टीचर बन जाते हैं, कोई पटवारी बन के तैयारी बहुत कम कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है। आप तो जॉब में थे, एलेड में थे, उसके बाद में आपने एक समय कैसे निकाला कि मुझे तो तैयारी करनी थी? तो ये था कि मैंने लेक्चरशिप छोड़ा था जी। जो ग्रेड 5 था, यहाँ एलाइड का लोड था। कारण यही था कि वहाँ रोज कम्यूट करना पड़ता था मुझे, 90 किलोमीटर जाना, 90 किलोमीटर आना, तो उसमें आपका पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता था। देन आई फेल्ट कि ऐसे तो कुछ नहीं होता है। और उसके बाद 16 वाला भी मैंने दिया था, मेंस में 3 नंबर से नहीं हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। तब मुझे लगा कि एजुकेशन में यहाँ पे ऐसे इस तरीके से तो पढ़ा नहीं है। देन आई फेल्ट कि ये वाला JCC ज्वाइन करने से जो लोग हैं, और यहाँ पे आके लोगों ने मना नहीं किया आपको, परिवार वालों ने लोग एक में आपको आना चाह रहे क्या? आप मना तो किया, लेकिन उनको समझाना वो मेरा ही था कि उनको भी लग रहा था कि 3 जिसने नौकरियाँ ले ली है, ये भी आ गई है, तो ये कर ही लेगी। हाँ, ये कर ही लेगी, ऐसा इतना वो कुछ है नहीं। तो यहाँ से एलटेक्स में ज्वाइन किया। समीर साकर मेरे बॉस, और समीर सर उनने तो पूरा मोटिवेशन रखा। वो हमेशा मुझसे कहते थे, अच्छा ये पढ़ा, सिलेबस देखा, और ये नौकरी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, वो उनका रोज चलता था। कि फिर समीर सर का ट्रांसफर हो गया। एक मुझे उन्होंने अपने पास में कैबिन दे दिया था, जैसे कि फील्ड जॉब है, लेकिन उसका कोई रूम या कोई टेबल चेयर कुछ होता नहीं है, बट ये है कि हाँ, समीर सर ने कहा नहीं, आप पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है और काम करना है तो काम करो। काम करते थे, काम कर लिया। उसके बाद वो कमरा जो था वो मेरा था, तो बड़ा सा सर्वर था, बहुत धूम बोलता रहता था। लाइट नहीं थी, बट मैं पढ़ती रहती। मुझे ऐसा उस लाइट, उस फैन सब आके मुझे बोलते थे, इतनी गर्मी में, इतनी कमरे में कैसे पढ़ लेती हो तुम, यहाँ दूसरी ट्यूबलाइट लगा दो, एक बल्ब और लगा दो, यहाँ तो हवा भी नहीं आती है। बट पता नहीं, मुझे ऐसा फील ही नहीं आता था। क्या फील होगा? जुनून जो तय कर लिया, तो मंजिल फतेह करनी है, वो तो करनी है, क्योंकि फाइनल हमने स्वयं ने किया। उसके बाद ये मेहता सर का ट्रांसफर हो गया, समीर सर का वो पाली ट्रांसफर हो गया। मेहता सर बहुत इंटेलेक्चुअल, हमारे डिपार्टमेंट के जैन बोले जाते थे। तो उनने मुझे साइंस मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, उनने मुझे ना साइंस के और फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मुझे पूछ लेते थे बैठे बैठे। माइक्रोवेव की क्या थ्योरी है, सिलेबस में तुम्हारे ये लिखा है,
तो ही वाज लाइक कि क्योंकि ऑलरेडी वो RS फाइट कर चुके हैं, तो ही इज लाइक कि आपको ये तो आना ही चाहिए। और फिर ये होता था सर मुझे नहीं आना सर, आप एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब ये कोइंसिडेंस बोले या मेरा ये लक बोले, उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जो मेंस के सिलेबस में थे, और वो मेंस के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, वही क्वेश्चन। तो 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन थे, और इस वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए। तो एक कई बार युवा ये बोलते हैं कि हम बीच में तैयारी कर रहे हैं, बीच में रिदम टूट जाता है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, मुकाम को नहीं पा पाते हैं, बोर भी हो जाते हैं। उस वक्त को आपने कैसे निकाला कि मैं बोर हो रही हूँ तो मैं क्या करूँ? तो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा के रूप में कर रहा है? ऐसा लगता है बहुत बार, मतलब ऐसा लगता है बहुत बार कि टूट गया, अब तो नहीं होगा, ये लाइफ के अंतिम छोर आ चुका है ये अभी। लास्ट है, अब नहीं हो पाएगा। और काफी बार लगता है ये भी नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, ठीक है ना, नौकरी चल रही है, छोड़ दे। बहुत दबाव भी आता है कि चलो अभी नहीं छोड़ रहे हो, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। लेकिन एक अंदर से वो लगता है कि यार रिग्रेट नहीं रह जाए, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा अगर मैंने अभी छोड़ दिया। वो रिग्रेट से बचने के लिए। और दूसरा चीज़ कि आपका खुद का सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको पूरे टाइम जब आसपास और ये सब ऐसा लगता है कि तो कुछ नहीं है, तो जब वो चीज़ आपके दिमाग में वापस घूमती है कि शुरू क्यों की, आपका बिगनिंग क्यों किया, बिगनिंग ये बनने के लिए ही तो किया था, और अभी रुक जाएंगे तो फिर क्या मतलब। तो वो बिगनिंग जब आपको याद आती है कि क्यों शुरू किया था, कैसे मैंने ये सोचा था कि मुझे इसमें जाना है और ये करना है, तब लगता है कि कैसे छोड़ दूँ, मैं छोड़ नहीं सकती और मैं नहीं हार मान सकती। वो वाला चीज़ मेरा पूरे टाइम रहा। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा कि छोड़ दे, डर हुई, तो फिर मुझे ऐसा नहीं रहा, मैं हार नहीं मान सकती, मैं हार कैसे मान सकती। तो वो चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे मेरे जिनको मुझे ऐसा लगता था कि अब तो हार मान लिए, एकदम रोने जैसा स्थिति हो जाती थी। तो 2013 में वो अभी RS में और कुछ दिखती है, तो उनको फ़ोन कर देती थी, तो वो कहते थे अरे नहीं हो जाएगा इस बार, अरे हो जाएगा, हार नहीं माननी है। तो वो उनका सपोर्ट रहा, और बाकी खुद का दृढ़ निश्चय कि नहीं, हार नहीं माननी। दूसरे में जो पोएम जो आप सुनाना चाहते थे वो एक बार हमारे को सुनाइए। पोएम 4 स्टैंज़ा की है, जी। रियाज किपलिंग की है, जो उसने अपने बेटे के लिए लिखी थी, उसको मोटिवेट करने के लिए, कि बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसकी डेथ हो गई। इस पोएम जो है, पोएम स्टार्ट होते यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर डाउटिंग यू, और कीप दैट ब्लेमिंग यू। मतलब अगर आपको सब लोग डाउट कर रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ब्लेम कर रहे हो, तो उनको भी आप बहुत अच्छे से लेते हैं और उसको भी अपना सर ऊंचा रखते हैं। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन नो अदर इज ट्रस्टिंग यू, और कीप ऑन डाउटिंग। अगर कोई आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद को ट्रस्ट कर रहे हैं और उसमें भी आप डाउट नहीं कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो पोएम की 4 लाइन है, ये बहुत ही मोटिवेटिंग है उन स्ट्रगलिंग कैंडिडेट्स के लिए या मेरे लिए। और इसका जो लास्ट स्टैंज़ा है, जिसमें है कि इफ यू कीप योर वर्च्यू व्हेन यू आर dead, और if you are walking with kings but leave the common sense। जब आप बहुत हाई रैंक पे पहुंच जाए, लेकिन फिर भी अपना वर्च्यू जो है, अपनी अच्छाई जो है, उसको बनाए रखें और आप किंग के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ डील करें, लेकिन अपना जो जमीन से जुड़ाव है, रूट है, उसको ना भूलें। तो ये 2 चीज़ें एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन ये हमेशा मोटिवेट करते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब भी, और जब आप कुछ अचीव कर रहे हो तब भी। बात आपकी हॉबीज क्या क्या? मेरी हॉबी है कैलीग्राफी, जो मैंने इंटरव्यू में बताई थी, सॉरी मैं भूल गई आपको बताना। कैलीग्राफी आर्टिस्टिक राइटिंग है, जिसमें आप पहले के ज़माने में ये होता था कि जब मिडीवल टाइम था, जब ड्राइंग वगैरह बैन हो गई थी, पेंटिंग्स बैन हो गई थी, तो क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, उसको आर्टिस्ट, उसको ड्राइंग और कलाकारी बहुत पसंद है, तो उसने अल्फ़ाबेट में ही कलाकारी शुरू की। तो कैलीग्राफी वहाँ से उसका जो कहीं बिगनिंग हुई। तो कैलीग्राफी आर्टिस्टिक राइटिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक हमारे दर्शकों को ये बताया कि RS की जो मेरे कंस्टिट्यूशन आई गई है 981 पदों के लिए, तो बेसिक बुक्स कौन सी और करंट के लिए साथ में क्या क्या चीजें पढ़े ताकि वो अपने सेल्फ जनरेट नोट्स बना। जैसा कि अभी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जी। प्रीलिम्स और होपफुली मेंस का नहीं चेंज हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। आपने क्वेश्चन दो अप्रोच मेंस की लेकर
मेन के अप्रोच जितना आप टेस्ट करिए, जितना आप मॉक टेस्ट करिए, उतना ही आपका राइटिंग शार्प हो जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि आप गलती कहाँ करते। जैसे मैंने 2013 वाला जो दिया था जिसमें 313 रैंक, ना मैंने उसमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से शायद मैं पीछे हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए, नियर अबाउट 60-70-80 तक टेस्ट दे दिए थे। तो वो जो 80 टेस्ट थे उसका जो ट्रस्ट था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे आगे हेल्प हुई, मतलब उस एग्जाम में मैं कर पाई। हाँ, ये तो थोड़ा सा वो रह गया क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश वाला पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उस पर मैंने थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से मेरा हिंदी का कुछ छूट गया। ऐसे जो 20 मार्क्स का होता है वो मुझे रिग्रेट रहेगा, वो मेरा बहुत ही कम कर पाई थी, वो छूट गया था। तो 20 मार्क्स मैंने उनको अपने उसमें दिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस की होती तो ये चीज़ नहीं होती। इंग्लिश मेरा सही था, इंग्लिश मीडियम था, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी राइटिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करते उतना अच्छा है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप लक्ष्य जो आती है, इसका राजस्थान वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से पढ़ें। 12th क्लास की RBS की बुक आती है पुरानी हिस्ट्री की, उसका PDF अगर अवेलेबल है, वो सारी किताबें इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मैंने मोस्टली इंग्लिश में ही। और वर्ल्ड हिस्ट्री बुक आती है, वो भी 12th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक, RBS की CBSE दोनों की। उसके बाद इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, उसमें इकोनॉमिक रिव्यू, जिसको आर्थिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और पिरामिड फ्रेम या एक मैथ बुक आती है करने की, वो आप करें तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। फिर बिजनेस एड है, उसमें जो है 11-12 की बुक जो बिजनेस की, अकाउंट सेक्शन है उसमें 11-12 की बुक जो अकाउंट्स की है। सोशलॉजी वाला पार्ट है वो भी मोस्टली 11-12 की बुक से है। ये फर्स्ट पेपर आपका कम है। सेकेंड पेपर साइंस है जो बेसिक साइंस है, 9th से लेकर 12th तक की आप अगर बुक कंप्लीट कर लें, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप पढ़ लें तो वो थॉरोली आपका साइंस हो जाएगा, वो प्री में भी काम आ जाएगा, मेन्स में भी काम आ जाएगा। ज्योग्राफी बर्नवाल और मैथ के साथ तैयारी करनी तो मैथ आपने। और एथिक्स है, एथिक्स फिलॉसफी का पार्ट है, तो फिलॉसफी के अगर आपको कहीं से नोट्स अवेलेबल हो, लेक्सिकन की बुक, फिलॉसफी के नोट हमारे लाइब्रेरी में थे तो वो मैंने पढ़े थे, गीता और तो वो मुझे काफ़ी मिला। थर्ड पेपर जो है पॉल साइंस कॉबर्ड, उसका है पॉल साइंस, तो आपसे ज़्यादा कौन जानकार होगा उसका, तो लक्ष्मीकांत उसके लिए बेस्ट है। तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर सही तरीके से तैयारी करें क्या क्या पढ़ना है और ट्यूशन करते हैं तो इजीली कर सकता है। पबैड में जो है वो भी लक्ष्मीकांत की है, उसका भी लक्ष्मीकांत पार्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद करंट अफेयर्स है, उसके लिए मैं ओनली IAS करके एक चैनल देखती थी जिसमें एडिटोरियल आता था Only IAS। क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हिंदू भी पढ़ लूँ और वो सब पढ़ लूँ, तो मैं ओनली IAS का यूट्यूब चैनल देखती थी जिसमें काफ़ी एडिटोरियल आता था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था मुझे। हिंदू पढ़ा देता था, वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा देता था, और कोई मेजर इवेंट होते थे उसको भी एक्सप्लेन कर देता था। दो वो IAS के हिसाब से था बट वो RS में भी बहुत काम था। करंट अफेयर्स में क्रोनोलॉजी जो एक 10 रुपए की किताब आई है वो सदाबहार और बहुत बेस्ट है। इसके साथ दृष्टि के कुछ मैं देख लेती थी, विजन के जो पतले नोट्स आते थे 365 वो पढ़ लेती थी। और इसके बाद बिहेवियर, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से रहा है तो वो मैं कभी पढ़ती नहीं थी, साइकोलॉजी मेरा बहुत अच्छा है। इसके बाद लॉ था, लॉ डायरेक्ट एक्ट और कुछ जो बुक्स थी उनसे पढ़ा था। और फिर लास्ट फोर्थ पेपर हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी, इंग्लिश आपको करने की जरूरत है। हिंदी राघव प्रकाश की और 9th से 12th की जो व्याकरण की किताब थी। आप इस बार IAS सिक्योर थे कि सिलेक्शन हो जाएगा टॉप में? हाँ, सिक्योर थे आपको लग रहा था? हाँ, मुझे जब मैं इंटरव्यू से निकली थी और मैंने उनके जो वर्ड सुन लिए थे शानदार बोल्ड लड़के, तो मुझे ये तो लग गया था कि आप इंटरव्यू में आपने बढ़िया किया। मेंस में जब फर्स्ट पेपर थोड़ा सा लगा था कि छूट रहा है और हिंदी में भी थोड़ा था, तो उसका थोड़ा सा मुझे नहीं था, लेकिन ये मुझे था कि मेरा आ जाएगा मतलब इस बार तो अपन ये जो पुरानी पोस्ट है उससे हम अच्छा ही होते हैं। टॉप 100 के अंदर तो मुझे लग ही रहा था पहले से, और ये 53 रैंक, और मेरी मम्मी को तो ये लग रहा था नहीं तू टॉप करेगी, तू 10 में है, तू 10 में, उनका तो इतना ज़्यादा था। सबसे पहले आपको इस रिजल्ट का खुश खबर किसने?
मैंने भी, मैं और मम्मी यहाँ बैठे थे, सेम इसी जगह बैठे थे, और मैं मम्मी 4 बजे तक आ गया था न्यूज़ की, 4 बजे रिजल्ट आ रहा है, फिर 4 बजे नहीं आया, 7 बजे बोला अब रिजल्ट आ रहा है, फिर नहीं आया, फिर मम्मी और मैंने मम्मी को बोला आप अपना काम करो, मेरे पास क्यों बैठे थे, नहीं खाते देर बैठे रहे होंगी। और फिर 10:30 बजे लमसम लोगों ने आया कि व्हाट्सएप पे मैसेज चालू है कि डाउनलोड कर लीजिए, आ गया रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले मैंने निकाला। क्या महसूस हो रहा था? उस समय कोरोना आ गया, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी को, मम्मी इतना रोए, और सब मम्मी का रोना देख के मेरी दीदी और सब भागते हैं कि क्या हो गया। और फिर मैंने बोला 53 रैंक आई, तो पापा भी इसमें मेरा बेटा है, मतलब बहुत दर्द है, इसने कर दिखाया कि हार नहीं मानी, हम तो हार गए थे लेकिन तूने नहीं मानी, वो मेहनत को सलाम है। थैंक और भी आपके कोई सवाल हो, आरएस इंटरव्यू की सीरीज लगातार चलती रहेगी। एक बार फिर रूबरू विद केएस चैनल परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, लख लख मुबारक। नमस्कार।